हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 21 यानी 21। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्नों को। ध्यान से देखें। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी और डी। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी और डी यानी कि काव्य निर्णय और रस सारांश, ये दोनों ही जो ग्रंथ हैं काव्य शास्त्रीय, ये किसके हैं? भिखारी दास के हैं। ठीक है, भिखारी दास के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं काव्य निर्णय और रस सारांश। ठीक है, भिखारी दास के संबंध में थोड़ी व्याख्या देखते हैं। ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के, कौन सी धारा के? रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं। श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं कौन? भिखारी दास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ के निकट टेऊंगा, ठीक है, टेऊंगा में हुआ था और मृत्यु बिहार में आरा के निकट हुई थी। कहाँ पे? आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर, बिहार के निकट भभुआ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। और ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदूपति सिंह, ध्यान से सुने, ये प्रतापगढ़ नरेश के, प्रतापगढ़ के एक राजा थे, उनके भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे थे। हिंदूपति सिंह के आश्रय में थे ये, और इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई सारे ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से काव्य निर्णय, ठीक है, काव्य निर्णय जो है श्रेष्ठ ग्रंथ है। और भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो दोस्तों, भिखारी दास की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश। ठीक है, भेद तथा श्रृंगार निर्णय, सॉरी लाइन मिस हो गई है, फिर से पढ़ते हैं इसको। भिखारी दास की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी? रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। ठीक है, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका, ये जो रचनाएं हैं भिखारी दास की हैं। ठीक, रस सारांश में नायक नायिका, कौन? नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जो इनकी रचना रस सारांश है उसमें नायक नायिका भेद है, और जो श्रृंगार निर्णय है उसमें श्रृंगारिक वर्णन है, जैसा कि कृति के नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इस तरह से बी और डी जो विकल्प हैं वो सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें दोस्तों। कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। किसको? भूषण को। ठीक है, तो ध्यान से देखें, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भूषण हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं कौन? कवि भूषण। ठीक, इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। ठीक है, चित्रकूटपति, ध्यान रखना इनका नाम क्या था? वास्तविक घनश्याम। ठीक है, चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी। चित्रकूटपति हृदयराम थे एक, उनके बेटे थे कौन? रुद्र सोलंकी। इन्होंने भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया था रुद्र सोलंकी ने। ठीक, भूषण 1627 से 1680 ईस्वी, ध्यान से सुने, 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। किसके आश्रय में? महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे भूषण। ठीक है, 1627 से 1680 ईस्वी। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है, यानी ऐसा भी उल्लेख मिला है कि छत्रसाल बुंदेला के यहाँ भी इन्होंने आश्रय में रहे थे। ठीक है, ये रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कौन सी काव्य धारा के? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं।
और शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, ये 3 ग्रंथ हैं। इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। ठीक है, 6 ग्रंथ इन्होंने कुल लिखे थे, जिनमें से उपलब्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो दोस्तों शिवराज भूषण के रचयिता कवि हैं कवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भी कवि भूषण हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है। कौन से काल में? रीति काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। किन 2 राजाओं के दरबारी कवि थे? देखते हैं। तो इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन से राजा थे? तो दूसरे थे ऑप्शन सी, छत्रसाल। ठीक है, राजा कौन? छत्रसाल। पहले थे शिवाजी महाराज और दूसरे थे छत्रसाल, जिनके आश्रय में कौन रहे थे? कवि भूषण। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। भूषण रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कवि भूषण। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा घनश्याम नाम था किसका? भूषण का। ठीक है, वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन डी, छत्रसाल दशक। ठीक है, छत्रसाल दशक जो है कवि भूषण की रचना है। और चिदंबरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, ध्यान रखना। सही है, तो ऐसे देखो कैसे अलग अलग ऑप्शंस में रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, छत्रसाल दशक जो है वो महाकवि भूषण की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, अलंकार का विवेचन मिलता है शिवराज भूषण में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें। प्रश्न तो बाद में देखेंगे, पहले हमने जो अभी प्रश्न किया था उसी की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। पहली बात और इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, क्या है कि जो भूषण के आचार्यत्व को जो रचना सिद्ध करती है वो रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। ठीक है, और ये एक अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया ग्रंथ है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में, इसका एक भूमिका क्या है? भाग है, एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। क्या है? गणेश, शक्ति नहीं है, सॉरी, शक्ति है। ठीक है, गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहे में, कौन से दोहे में? पहले दोहे में अलंकारों के लक्षण दिए हैं। ठीक, फिर कविता, सवैया, छप्पे अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक, ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। किसके जीवन से संबंधित हैं उदाहरण? शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। ठीक, आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। ठीक है, कमियां तो हर कोई निकालता ही है ना, तो लोगों का ये ह्यूमन नेचर ही है। ठीक है, कमी नहीं निकालेंगे तो लोग इम्प्रूव ही नहीं करेंगे खुद को, है ना। अच्छी बात है कि कोई अगर आपकी कमियां निकाल रहा है। तो इसी तरह से जो ये थे कौन? भूषण, इनके अलंकार विवेचन में भी अनेक प्रकार के दोष निकाले गए थे विभिन्न आलोचकों के द्वारा। ठीक, तो शिवराज भूषण में ये रचना है। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए। कितने अलंकार? 105 अलंकार दिए हैं। और कहीं कहीं जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप,
अतिशयोक्ति एवं अपनुति। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अपनुति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फर्स्ट लाइन है, ठीक है, कि ये अलंकार ग्रंथ है, पहली बात। दूसरा क्या है कि आचार्यत्व को सिद्ध करने वाली रचना है भूषण की। ठीक है, और 105 अलंकार हैं, बस इतनी बातें याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन बी, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, भूषण। कवि भूषण को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। किसमें? अपनी रचना, अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान रखें। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं, ध्यान दे जरा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कोई कवियों की, जो भी वर्णन किए गए हैं ना इनकी वीरता के, ठीक है, तो उनको कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। ठीक है, वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा जो चली आ रही थी ना, उसका अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ, इन दो वीरों का, किन दो वीरों का? शिवाजी और छत्रसाल का। ठीक है, तो इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जाति स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ठीक है, उसी की व्यंजना किसने की है? भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये पूरी लाइन इस तरह से है, तो वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? कवि भूषण। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। गंग कवि, तो दोस्तों अभी तक हमने कवि भूषण को पढ़ा, अब देखते हैं गंग कवि। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा में गंग कवि का जन्म स्थान है। ठीक है, और गंग का समय काल देखते हैं, व्याख्या पे आइए। 1538 से 1625 ईस्वी, 1538 से 1625 ईस्वी गंग कवि का समय है, पहली चीज। ठीक है, रीतिकालीन काव्य परंपरा के पहले कवि माने गए हैं। कौन? गंग कवि। रीतिकालीन काव्य परंपरा के पहले कवि माने गए हैं गंग कवि। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। एकनार गांव, इनके गांव का नाम क्या था? एकनार। ठीक, इनका मूल नाम क्या था? गंगाधर। ठीक है, गंगाधर कौन है? आपको तो पता ही होगा, शक्तिमान। ठीक है ना, बेवकूफ बनाता था ना वो चश्मा लगा के, वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गंग हैं वो अलग हैं, ये शक्तिमान वाले गंगाधर नहीं है। ठीक है, तो गंग का वास्तविक नाम क्या है? जो मूल नाम था वो गंगाधर था। ठीक है, ध्यान रखना। गंग के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? गंग के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले गंग पदावली, ठीक है, फिर गंग पच्चीसी, फिर है गंग रत्नावली। देखो इनके नाम से ही है इनकी रचनाएं। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो तो सही है। तो गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, ध्यान दें दोस्तों। गंग क्या थे? जाति के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे गंग। ठीक है, अखबार के दरबारी कवि थे और अखबार के दरबारी कवि भी थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल इनके भी प्रिय थे। किस किस के प्रिय थे? रहीम, बीरबल,
मानसिंह और टोडरमल के। ठीक है, कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण, किसके कारण? स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए थे। ठीक है, यानी कि जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए किस वजह से? स्पष्टवादिता, यानी जो कुछ कहते थे ना, मुंह पर कहते थे, सामने कहते थे। ठीक है, पीठ पीछे कहने वाली बातें इनमें नहीं थी। ठीक है, तो जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। देख लो कितनी निर्मम हत्या है। ठीक है ना, जहांगीर ने, मुगल शासक रहे हैं ना, शाहजहां का बेटा जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना गंग कवि को। ठीक है, इनकी स्पष्टवादिता के कारण, है कि नहीं? जो व्यक्ति खरे स्वभाव का होता है, बेबाक बोलता है, सच को बोलता है, लोग अक्सर उसकी आलोचना करते हैं। और जो स्पष्टवादी व्यक्ति होता है ना, उसके आलोचक भी सबसे ज़्यादा होते हैं। यही खासियत है। ठीक है, जो कि हर कोई झेल नहीं सकता। तो जहांगीर जी भी नहीं झेल पाए। ठीक है कि नहीं, कुचलवा दिया हाथी से। खैर, आगे देखते हैं। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, क्या कहा है? कहा है कि तुलसी गंग दो भय, दो मीन्स दोनों। ठीक, तो तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यानी सुकविन के सरदार हुए थे कौन? तुलसी और गंग। ठीक है, ध्यान रखना, तुलसी मीन्स तुलसीदास। तुलसीदास भक्तिकालीन कवि हैं और गंग रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक उक्ति है, ध्यान से देखें। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, उक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा भिखारी दास। भिखारी दास की उक्ति है ये, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।